नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो आजकल काफी सुनने में आता है, लेकिन जिसकी कहानी सदियों पुरानी है। जी, ये शादी से पहले एक जोड़े का साथ रहना, जी। जिसे क्या कहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप भी कहते हाँ, हैं। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप्स, बिल्कुल, काफ़ी चर्चा में है आजकल। बिल्कुल, हमारे पास इस पर कई तरह के स्रोत हैं। मतलब आज के जमाने में इसके क्या फायदे हैं, इसका इतिहास क्या रहा है, और वो जो विकास या एवोल्यूशन का नजरिया है, हुँ, उससे क्या अहमियत है इसकी। हुँ, और फिर एशिया में, खासकर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में, हुँ। इसे कैसे देखा जाता है। इसमें वो धार्मिक और औपनिवेशिक असर भी शामिल है। हाँ, काफ़ी सारे पहलू हैं इसके। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ मतलब शादी से पहले साथ रहकर एक दूसरे को परखना, हुँ, ये विकास के नज़रिए से देखे तो इतनी स्वाभाविक लगती है, हुँ। वो समाज और इतिहास की नज़र में और खासकर एशियाई समाजों में इतनी विवादास्पद या मुश्किल क्यों बन गई। सही मुद्दा है। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले आज की बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि लोग शादी से पहले साथ रहने के कई व्यवहारिक फायदे देखते हैं। हाँ, सबसे बड़ा फायदा शायद ये है कि इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में कितने घुल मिल पाते हैं। आदतें कैसी हैं, झगड़े कैसे सुलझाते हैं, पैसे खर्च करने का तरीका क्या है। आपको लगता है ये अनुकूलता या कंपैटिबिलिटी जांचना सबसे अहम वजह है? बिल्कुल मुझे लगता है ये बहुत बड़ी वजह है और ये जो परख वाली बात है ना, ये कोई नई नहीं है। स्रोत भी यही कहते हैं कि आज लोग इसे शादी के लिए एक ट्रायल रन जैसा मानते हैं हाँ, ट्रायल रन। और आर्थिक रूप से भी थोड़ी आसानी हो जाती है, ज़ाहिर है खर्चे बढ़ जाते हैं, पर शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि साथ रहने से बातचीत गहरी होती है। किस तरह की बातचीत? मतलब भविष्य की योजनाओं पर, जिम्मेदारियों पर एक तरह से कम्युनिकेशन मजबूत होता है। साथ रहकर ही पता चलता है ना, ये आप असल में कैसे बात करते हैं मुश्किल वक्त में। हाँ, और ये जिम्मेदारियां बांटना सीखना, जैसे घर के काम है या कोई बड़ा फैसला लेना है, ये सब एक तरह से शादीशुदा जिंदगी की तैयारी जैसा लगता है। बिल्कुल। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि अगर सोच समझकर ये फैसला लिया जाए तो शायद तलाक का खतरा भी कम हो सकता है। पर क्या ये सोच कि पहले परख लो फिर पक्का करो, ये सिर्फ आज की है या इसका कोई पुराना कनेक्शन भी है? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ। देखिए, ये सोच बिल्कुल नई नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसकी जड़ें मानव विकास में बहुत गहरी हैं। अच्छा। हाँ, इंसान उन गिनी-चुनी प्रजातियों में से है जो लंबे समय तक चलने वाले जोड़े यानी पेयर बॉन्ड्स बनाते हैं। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि इंसानी बच्चों को बड़े होने और सीखने में बहुत ज्यादा वक्त और देखभाल की जरूरत होती है। अच्छा, तो ये जोड़ा बनाना हमारी जरूरत है बच्चों के लिए। तो इसमें साथ रहने का क्या रोल था विकास के नजरिए से? विकास की नजर से देखें तो ये जो साथ रहना था, ये एक तरह की मेट टेस्टिंग थी। मतलब साथी को परखने की रणनीति। मेट टेस्टिंग। हम्म, ये सिर्फ ये देखना नहीं था कि साथ में अच्छा लग रहा है या नहीं, बल्कि ये परखना था कि क्या ये साथी भरोसे के लायक है, क्या वो संसाधन जुटा सकता है, क्या वो एक अच्छा पेरेंटिंग पार्टनर बनेगा। ये सब असल में संतान के भविष्य को सुरक्षित करने के तरीके थे। अच्छा। एक स्थायी बंधन बनाने से पहले ये रिस्क कम करने का एक तरीका था। सोचिए, जब बच्चे इतने असहाय हों और उन्हें पालने में सालों लगें, तो टीम वर्क कितना जरूरी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। साथ रहने से ये टीम वर्क परखा जाता था, पता चलता था कि मुश्किल में कौन कितना साथ देगा। तो विकास की नजर से तो ये बहुत फायदेमंद लगता है। सही साथी चुनना, बेहतर टीम वर्क बनाना, बच्चों के लिए सुरक्षा। हाँ, फिर इतिहास में इसे इतना मुश्किल क्यों बना दिया गया? समाज ने इसे हमेशा स्वीकार क्यों नहीं किया? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हम्म। इतिहास में अगर देखें तो साथ रहना किसी न किसी रूप में हमेशा रहा है, लेकिन समाज का रवैया इसको लेकर बदलता रहा है। जैसे? जैसे बहुत पुराने शिकारी संग्राहक समाजों को देखें, वहां बंधन ज्यादा लचीले होते थे। औपचारिक शादी का उतना सख्त ढांचा नहीं था जैसा आज हम देखते हैं। मतलब लोग साथ रहते थे बिना किसी खास रस्म के? हाँ, अक्सर मुख्य मकसद होता था साथ मिलकर जीवन चलाना और बच्चे पालना। रिश्ते शायद ज्यादा प्रैक्टिकल जरूरतों पर आधारित थे। फिर बदलाव कब आया? बड़ा बदलाव आया खेती के दौर में। जैसे ही खेती शुरू हुई, सब कुछ बदल गया। जमीन और संपत्ति सबसे जरूरी हो गई। अच्छा। अब सवाल ये था कि ये जमीन और जायदाद अगली पीढ़ी को कैसे मिलेगी। और यहीं पर औपचारिक विवाह बहुत अहम हो गया। मतलब प्रॉपर्टी के लिए? हाँ, काफी हद तक। शादी अब सिर्फ दो लोगों का निजी रिश्ता नहीं रही, ये परिवारों को, वंश को और विरासत को जोड़ने का एक सामाजिक और आर्थिक तरीका बन गई। तो इसका मतलब जैसे ही प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट मजबूत हुआ, शादी का बंधन और सख्त हो गया और लिव इन जैसी चीजें पीछे चली गईं। बिल्कुल। आप प्राचीन रोम का उदाहरण लें, वहां कॉन्क्यूबिनेज जैसी व्यवस्था थी, जहां लोग बिना शादी के साथ रहते थे, लेकिन इसे औपचारिक विवाह का दर्जा या कानूनी हक नहीं मिला था। और मध्ययुगीन यूरोप और एशिया में तो धर्म और कानून ने शादी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली।
शादी से पहले साथ रहना या तो गुनाह माना गया या फिर समाज में इसे कलंक की तरह देखा गया। कलंक, हाँ। अवैध संतान की धारणा इसी दौर में बहुत मजबूत हुई, जिन्हें अक्सर विरासत के हक से भी बाहर रखा जाता था। तो शादी पूरी तरह से संपत्ति, गठजोड़ और सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गई। इसके बाहर के रिश्ते अस्वीकार्य हो गए। और ये स्थिति कब तक बनी रही? मतलब ये जो सामाजिक अस्वीकृति थी, इसमें कोई ढील आई कभी? बदलाव आया, लेकिन बहुत धीरे धीरे। जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, लोग गांवों से शहरों में आए, हाँ। तो उन्हें परिवार और समुदाय के सीधे नियंत्रण से थोड़ी आज़ादी मिली। शहरों की भीड़ में थोड़ी गुमनामी मिली, तो चोरी छिपे साथ रहने के मामले शायद बड़े होंगे, लेकिन सामाजिक कलंक तब भी बहुत ज्यादा था। अच्छा। पश्चिम में असली बदलाव तो, जैसा स्रोत बताते हैं, 1960-70 के दशक की सामाजिक और यौन क्रांति के बाद आया, जब व्यक्तिगत आज़ादी और पसंद को ज्यादा महत्व मिलने लगा। तब जाकर शादी से पहले साथ रहना ज्यादा आम हुआ और धीरे धीरे स्वीकृत भी। तो एक तरफ विकास की जरूरतें हैं जो साथ रहकर परखने को बढ़ावा देती हैं, दूसरी तरफ हजारों साल का इतिहास है जहां समाज, धर्म और कानून ने इसे दबाया। ये विरोधाभास काफी गहरा है ने? बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है। विकास के फायदे तो साफ थे, बेहतर साथी चुनना, बच्चों के लिए अच्छी टीम बनाना, गलत चुनाव का जोखिम कम करना। लेकिन ऐतिहासिक समाजों में, खासकर खेती वाले और मध्ययुगीन समाजों में, साथ रहने के सामाजिक जोखिम बहुत ज्यादा थे। क्या क्या जोखिम थे? सबसे बड़ा डर तो था समाज से बाहर निकाल दिए जाने का, बदनामी का। फिर कानूनी और आर्थिक जोखिम थे। अगर शादी नहीं हुई है तो संपत्ति में कोई हक नहीं, खासकर बच्चों के लिए। महिलाओं के लिए ये और भी असुरक्षित था। उन्हें बिना किसी सहारे के छोड़ा जा सकता था। कोई कानूनी सुरक्षा नहीं थी ज्यादातर जगहों पर। और परिवार का दबाव भी तो रहा होगा। आपने पहले जिक्र किया था विरासत का। जबरदस्त दबाव। परिवार अक्सर अपनी इज्जत, जायदाद या सामाजिक गठजोड़ के लिए शादियां तय करते थे। ऐसे में अगर कोई अपनी मर्जी से किसी के साथ रहने लगे तो ये पूरे पारिवारिक ढांचे को, उनकी प्लानिंग को चुनौती देने जैसा था। उन्हें परिवार का सहारा खोने का डर रहता था। और हाँ, एक और बड़ा पहलू था धर्म का। धार्मिक नजरिए से इसे अक्सर पाप समझा जाता था। अच्छा। और इसके सामाजिक और कभी कभी तो धार्मिक सजा भी भुगतनी पड़ती थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों लोग इससे बचते थे। आज के दौर में कई देशों में जब लिव इन रिश्तों को कानूनी मान्यता मिलने लगी है, तो ये ऐतिहासिक जोखिम कुछ कम हुए हैं। और शायद इसीलिए वो जो विकासवादी फायदे थे, वो फिर से ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। ये तो हुई पश्चिम की बात, जहां 60-70 के दशक के बाद बदलाव आया। अब एशिया का रुख करते हैं, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और भारत। यहाँ क्या स्थिति है? स्रोत बताते हैं कि यहाँ तस्वीर काफी मिलजुली और जटिल है। हाँ, एशिया में बहुत ज्यादा विविधता है। अगर हम दक्षिण पूर्व एशिया को देखें, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, तो यहाँ भी शहर और गांव या अलग-अलग धार्मिक समुदायों में बहुत फर्क है। अच्छा। कुछ पुरानी जनजातीय संस्कृतियों में, जैसे शायद म्यांमार या थाईलैंड की कुछ पहाड़ी जनजातियों में, शादी से पहले ट्रायल मैरिज जैसी प्रथाएं ऐतिहासिक रूप से रही हैं। ट्रायल मैरिज मतलब आजमाने के लिए शादी? हाँ, कुछ वैसा ही। लेकिन शहरों में, जहां पश्चिमी असर ज्यादा है, वहां लिव इन बढ़ रहा है, खासकर युवाओं में। वहीं मलेशिया या इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बहुल देशों के ज्यादातर हिस्सों में या रूढ़िवादी ग्रामीण इलाकों में इसे अभी भी बहुत बुरा माना जाता है और इस्लामी कानून के तहत गलत भी है। और थाईलैंड जैसे बौद्ध देश? थाईलैंड जैसे बौद्ध बहुल देशों में समाज रूढ़िवादी तो है, पर शायद उतना सख्त नहीं जितना कुछ दूसरे समाजों में हो सकता है। लेकिन फिर भी पारंपरिक मूल्यों का जोर है। क्या यानी हमारा क्षेत्र, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ क्या हाल है? यहाँ तो पारंपरिक तौर पर परिवार, इज्जत, तयशुदा शादी, इन सब का बहुत जोर रहा है। बिल्कुल। दक्षिण एशिया में स्थिति आमतौर पर और भी रूढ़िवादी रही है। यहाँ परिवार की इज्जत, शादी से पहले कौमार्य, ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। लिव इन रिलेशनशिप को अक्सर परिवार की बेइज्जती से जोड़कर देखा जाता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में, जहाँ इस्लामी कानून का काफी प्रभाव है, वहाँ तो यह गैर कानूनी भी हो सकता है और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य तो है ही। शहरों में थोड़े पढ़े लिखे तबके में धीरे धीरे कुछ बदलाव शायद आ रहा है, लेकिन सामाजिक स्वीकृति अभी भी बहुत बहुत कम है। और भारत? भारत का मामला तो अक्सर खबरों में रहता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से भी। यहाँ क्या खास है? हाँ, भारत वाकई एक बहुत खास मामला है इस संदर्भ में। एक तरफ यहाँ पारंपरिक रूप से शादी को सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य, एक संस्कार माना गया है। हाँ, संस्कार। परिवार, जाति, धर्म, ये सब शादी के फैसलों में बहुत अहम रहे हैं और लिव इन को पारंपरिक तौर पर नैतिकता के खिलाफ माना जाता रहा है। लेकिन दूसरी तरफ भारत की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी तौर पर मान्यता दी है। अच्छा। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर दो बालिग यानी वयस्क अपनी मर्जी से साथ रह रहे हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है। अच्छा। यहाँ तक कि ऐसे रिश्तों में रहने वाली महिलाओं और उनसे पैदा हुए बच्चों को भी कुछ कानूनी अधिकार दिए गए हैं, जैसे गुजारा भत्ता का अधिकार या विरासत में हक, कुछ शर्तों के साथ।
तो मतलब कानून तो आगे बढ़ गया है पर समाज शायद अभी भी वहीं खड़ा है। काफी हद तक यही स्थिति है। एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। कानून इसे स्वीकार कर रहा है, लेकिन समाज, खासकर छोटे शहरों, गांवों और पुरानी पीढ़ी के लोगों में अभी भी इसे लेकर गहरा कलंक है। लोग परिवार और समाज के डर से इसे अक्सर छिपाते हैं। बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में ये ज्यादा देखने को मिलता है, खासकर युवा प्रोफेशनल्स और छात्रों के बीच। लेकिन वहां भी पूरी तरह से सामाजिक स्वीकृति है, ऐसा नहीं कह सकते। तो भारत में कानून और सामाजिक सोच के बीच एक बड़ी खाई नजर आती है। हाँ, ये खाई तो महसूस होती है। अच्छा, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो एशिया में ये जो अलग-अलग रवैये हैं, इनको समझने के लिए धर्म और उपनिवेशवाद के असर को देखना जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा था। बिल्कुल। धर्म ने शादी और रिश्तों को लेकर नियम तय किए हैं जो बहुत गहरे तक समाये हुए हैं। कैसे? अलग-अलग धर्मों का क्या नजरिया रहा है इस पर, संक्षेप में? देखिए, हिंदू धर्म में विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जीवन का एक जरूरी चरण। पारंपरिक तौर पर शादी से पहले साथ रहने को सही नहीं माना गया। पवित्रता और कौमार्य पर काफी जोर रहा है। मनुस्मृति जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी विवाह के नियम हैं। भले ही आज कानून बदल गया हो, सांस्कृतिक विरोध अभी भी मजबूत है। और इस्लाम? इस्लाम में शादी के बाहर यौन संबंध, जिसे जिना कहते हैं, वो सख्त मना है। इसलिए लिव इन को पाप और कई मुस्लिम बहुल देशों में गैर कानूनी माना जाता है। वहाँ सामाजिक कलंक बहुत गहरा है और कानूनी सजा का भी डर रहता है। अच्छा, और बौद्ध और ईसाई धर्म? बौद्ध धर्म में शादी को ज्यादातर एक सामाजिक समझौता माना जाता है, धार्मिक संस्कार से ज्यादा। हाँ, यौन दुराचार से बचने की सलाह जरूर है, लेकिन रवैया शायद थोड़ा ज्यादा लचीला हो सकता है कुछ मामलों में। जैसा हमने पहले कहा, कुछ बौद्ध समाजों में ऐतिहासिक रूप से ट्रायल मैरिज जैसी प्रथाएं रही हैं। थाईलैंड, म्यांमार जैसे देशों में समाज रूढ़िवादी है, पर शायद इस्लामी या कुछ हिंदू समाजों जितना सख्त नहीं। ईसाई धर्म, खासकर कैथोलिक शाखा, शादी को पवित्र मानती है और लिव इन को पाप समझती है। फिलीपींस जैसे देशों में ये देखता है, हालांकि व्यवहार में ये वहां भी काफी आम होता जा रहा है। ये तो हुई धर्म की बात। आपने उपनिवेशवाद का भी जिक्र किया था। अंग्रेजों या यूरोपियन ताकतों का क्या असर पड़ा एशिया में इस मामले पर? उनका बहुत गहरा असर पड़ा। यूरोपीय शासक, खासकर अंग्रेज, अपने साथ विक्टोरियन नैतिकता लेकर आए। ये नैतिकता यौनता और शादी से पहले के रिश्तों को लेकर बहुत सख्त थी। विक्टोरियन नैतिकता? हाँ, उन्होंने ये विचार एशिया में भी फैलाए, कानूनों के जरिए भी और शिक्षा के जरिए भी। भारत का पुराना व्यभिचार कानून आईपीसी 497, जो हाल ही में हटाया गया, वो इसी ब्रिटिश सोच का नतीजा था। अच्छा, वो कानून अंग्रेजों का दिया हुआ था। हाँ, और मजेदार बात यह है कि ये कानून मूल रूप से सिर्फ मर्द को सजा देता था अगर वो किसी शादीशुदा औरत के साथ उसकी सहमति से भी संबंध बनाए, औरत को नहीं। ये उस वक्त की सोच दिखाता है। इस औपनिवेशिक नैतिकता ने कई जगहों पर पहले से मौजूद ज्यादा लचीली स्थानीय परंपराओं, जैसे हमने ट्रायल मैरिज वगैरह का जिक्र किया, उनको दबा दिया। उन्हें पिछड़ा हुआ बताकर कलंकित कर दिया। ईसाई मिशनरियों ने भी पश्चिमी मॉडल वाली शादी को ही एकमात्र सभ्य तरीका बताया। तो मतलब धर्म और औपनिवेशिक सोच दोनों ने मिलकर एशिया में लिव इन के प्रति एक ज्यादा कठोर रवैया बनाने में भूमिका निभाई। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। और फिर आजादी के बाद जब आधुनिकीकरण हुआ, शहरीकरण बढ़ा, पश्चिमी शिक्षा और मीडिया का असर बढ़ा, जैसे बॉलीवुड या टीवी सीरियल में लिव इन का दिखाया जाना, तो खासकर शहरों में सोच थोड़ी बदलने लगी। अच्छा। और इसी वजह से आज हमें वो खाई दिखती है जिसका जिक्र आपने भारत के संदर्भ में किया था। कानून बदल रहा है, शहरी सोच बदल रही है, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी पुरानी परंपराओं और कहीं ना कहीं औपनिवेशिक दौर की नैतिकता में जकड़ा हुआ है। तो इस सब का क्या मतलब है? ये सारी चर्चा हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आती है कि आखिर विवाह को एक संस्था के रूप में इतना मजबूत क्यों बनाया गया? समाज ने शादी को इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दी है सदियों से? देखिए, संक्षेप में कहें तो विवाह संस्था समाज की कई बुनियादी जरूरतें पूरी करती आई है। पहली, जैसा हमने विकास वाले हिस्से में कहा, ये बच्चों की परवरिश के लिए एक स्थिर ढांचा देती है, जो इंसानी जरूरत है। हाँ? दूसरी, ये संपत्ति और विरासत के नियम साफ करती है। खासकर खेती वाले समाजों के लिए बहुत जरूरी था, ताकि जमीन जायदाद को लेकर झगड़े न हो। सही। तीसरी, ये परिवारों और समुदायों के बीच रिश्ते और गठजोड़ बनाती है, जिससे समाज में एक तरह की स्थिरता आती है, सामाजिक और राजनीतिक जरूरत भी पूरी होती है। और चौथी, ये यौन व्यवहार को नियंत्रित करती है, जिसे कई धर्म और समाज नैतिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी मानते हैं। ये इतना मजबूत ढांचा था कि इसके बाहर के रिश्ते जैसे लिव इन को अक्सर अस्थिर करने वाला या यूं कहें कि खतरनाक माना गया। तो हमने ये देखा कि शादी से पहले साथ रहने की इच्छा या जरूरत, ये शायद इंसान के विकास के साथ जुड़ी है, साथी को परखने के लिए, एक मजबूत जोड़ी बनाने के लिए। बिल्कुल, किसकी जड़ें गहरी हैं। लेकिन हजारों सालों तक सामाजिक व्यवस्था, संपत्ति के बंटवारे के नियम, विरासत के कानून और धार्मिक मान्यताओं ने इसे दबाया, इसे कलंकित किया।
खासकर मध्ययुगीन दौर में ये बहुत जोखिम भरा बन गया था। और आज के दौर में व्यक्तिगत आज़ादी बढ़ने, आर्थिक बदलावों और कानूनी सुधारों की वजह से ये फिर से उभर रहा है, खासकर पश्चिम में और एशिया के बड़े शहरों में। कई जगहों पर इसे कानूनी मान्यता भी मिल रही है, जैसा भारत में हुआ। हाँ, लेकिन सांस्कृतिक स्वीकृति अभी भी बहुत अलग-अलग है। हर जगह एक जैसी नहीं है। खासकर दक्षिण एशिया और भारत जैसे इलाकों में ये साफ दिखता है। कानून शायद आगे बढ़ रहा है, पर समाज की सोच, पारंपरिक मूल्य और वो जो औपनिवेशिक दौर की नैतिकता का असर है, वो अब भी बहुत गहरा है। हाँ, तो कानून, आधुनिकता और परंपरा के बीच एक लगातार कशमकश चल रही है। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। इन ऐतिहासिक बदलावों और आज के सांस्कृतिक तनावों को देखते हुए भविष्य में क्या होगा? व्यक्तिगत पसंद, जैसे कि साथ रहने का फैसला, और समाज या परिवार की उम्मीदें, इनके बीच संतुलन कैसे बनेगा? ये बड़ा सवाल है। खासकर दक्षिण एशिया जैसे तेजी से बदलते समाजों में, जहां कानून और संस्कृति अक्सर अलग-अलग दिशाओं में जाते दिखते हैं, ये संतुलन कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, इस पर सोचने की जरूरत है। आज की इस गहराई से की गई बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।